पास करते हैं। बेसिकली कैफ 4 है, कैफ 7 नहीं। लेक्चर नंबर 50। आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। ये हमारी कुछ टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन तीनों टेस्ट को डिस्कस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 what are the duties of the finder of the lost goods? Under what condition the finder of goods can exercise his right of sale? दो रिक्वायरमेंट्स है उसकी एक क्वेश्चन में। पहली रिक्वायरमेंट है ड्यूटीज बतानी है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स की, और दूसरा बताना है राइट ऑफ सेल। पॉज कीजिएगा। तो ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स क्या है? दो ड्यूटीज है। पहली ड्यूटी के वो जो गुड्स उसको मिली है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स को, वो उनकी केयर करेगा। ऐसे केयर करेगा जैसे काम इंसान अपनी चीज की केयर करता है। टू रीजनेबल केयर ऑफ द लॉस्ट गुड्स जो उसको मिली है, और दूसरा ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये उसकी दो ड्यूटीज हैं। और अंडर व्हाट कंडीशन फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ सेल? दो कंडीशन में फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स यानी जिसको कोई गुमशुदा चीज मिली है वो उस चीज को बेच सकता है। दो चीजों में ला कहता है, पहली कंडीशन जब वो गुड पेरिशेबल नेचर की हो, और दूसरी कंडीशन जब उस ट्रू ओनर को ढूंढने में और उसको रीजनेबल मेंटेनेंस में उस गुड की 2/3 वैल्यू ऑफ द गुड से ज्यादा का खर्चा हो जाए। तो जब जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं वो टोटल वैल्यू के 2/3 से ज्यादा हो जाए तो उसको सेल किया जा सकता है। दो सिचुएशन, पेरिशेबल नेचर हो और एक्सपेंसेस 2/3 वैल्यू ऑफ द गुड से एक्सीड कर जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द टर्म कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कॉमनली रेफर्ड टू एज कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कैसा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली पार्टीज के दरमियान में नहीं होता, लेकिन लॉ एज्यूम करता है कि ये पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बेस कर रहा होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर। इसकी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है? डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, वन बाय वन आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं। नेसेसिटी सप्लाइज टू माइनर आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई एक पर्सन माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को नेसेसिटीज ऑफ गुड सप्लाई करता है, उस पर्सन को या उसके डिपेंडेंट्स को, तो याद रखें जिस पर्सन ने नेसेसिटीज सप्लाई की हैं उसका राइट है कि वो उनकी रीजनेबल प्राइस रिकवर कर सकता है, चाहे उसका और माइनर का या अनसाउंड माइंड का आपस में एग्रीमेंट ना भी हुआ हो। स्टिल लॉ अज्यूम करता है कि इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट है और रीजनेबल प्राइस इस पर्सन को मिलनी चाहिए। यह है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अगर एक इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर दे किसी ऐसी लायबिलिटी की जो असल में उसकी लायबिलिटी नहीं है, दूसरे पर्सन की लायबिलिटी है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की लायबिलिटी पे कर दे, और क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड पर्सन है उस पेमेंट में। यानी अगर ये पेमेंट नहीं होती, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी की लायबिलिटी को पे नहीं करता, तो मिस्टर ए को नुकसान होगा, कोई वो इफेक्ट होगा। इसमें मिस्टर ए का इंटरेस्टेड पर्सन होना जरूरी है। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी की कोई लायबिलिटी पे कर दे तो मिस्टर ए का राइट है कि वो बी से उस प्राइस को, उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। ये दूसरी एग्जांपल कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की। तीसरी एग्जांपल नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये सर्विसेज है नॉन ग्रेचुअस यानी वॉलंटरी, रजा कराना तौर पे नहीं। ग्रेचुअस का मतलब होता है रजा कराना तौर पे, अल्लाह वास्ते किसी को कोई चीज दे देना या सर्विस सप्लाई करना, ऐसे नॉन ग्रेचुअस नहीं, बल्कि इरादा यह था कि इसकी प्राइस रिकवर करनी है। नॉन ग्रेचुअस एक्ट अगर प्रोवाइड किया जाए किसी दूसरे पर्सन को, तो जो पर्सन सर्विसेज गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका राइट है कि वो दूसरे बंदे से इसकी प्राइस रिकवर कर सकता है। हर एक ही एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं एग्जांपल यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो अगले क्वेश्चन में आप भी जाएंगे। यहां मैं सिर्फ आपको मेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं। फोर्थ है फाइंडर ऑफ द गुड्स। अभी हमने स्टडी किया, अगर किसी पर्सन को कोई गुमशुदा चीज मिलती है तो वो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड है। अब उसकी जैसे ही उसने गुड्स को उठाया, उसके कुछ राइट्स एस्टैब्लिश हो गए, कुछ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है कि ट्रू ओनर को ढूंढना है, गुड्स को संभाल के रखना है। राइट क्या है कि जब ट्रू ओनर मिलेगा तो वो उससे रिकवर करवा सकता है जो भी इसके ऊपर रीजनेबल एक्सपेंसेस हुए हैं, और अगर एक्सपेंसेस की वैल्यू 2/3 से ज्यादा हो जाए या पेरिशेबल नेचर की गुड है तो वो उसका राइट है कि सेल भी कर सकता है गुड को। और लास्ट है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। अगर गलती से किसी पर्सन को कोई गुड्स प्रोवाइड कर दी गई या अंडर कोर्शन प्रोवाइड की गई, तो इस सूरत में उसका राइट होगा कि वो रिकवरी कर सकता है उस गुड्स। ये हमारा क्वेश्चन 2 था, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन केस स्टडी स्टाइल का क्वेश्चन है। वन बाय वन सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन, सॉरी पहले कह रहे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब द कंडीशन व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग द अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कंडीशंस बतानी है जिनकी बेस पे हम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, रिकवर करवा सकते हैं। पहला, बाकी सप्लाइड ए जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वाटर। सुल्तान हु वाज ए माइनर एग्रीड टू पे ₹2000 फॉर द जैकेट ऑल्दो इट्स मार्केट प्राइस वाज ₹1500। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि ये केस कौन सा है, कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टाइप है। ये टाइप है नेसेसिटी ऑफ गुड सप्लाई टू माइनर। और इसमें क्या कंडीशंस थी? पहली चीज नेसेसिटी ऑफ गुड होनी चाहिए। सोचिए क्या ये नेसेसिटीज ऑफ गुड है? जैकेट क्या नेसेसिटी ऑफ गुड होती है? बिल्कुल। सेव फ्रॉम कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर से बचाने के लिए कि उसे वो बीमार ना हो जाए, जैकेट सप्लाई करना, जैकेट नेसेसिटी ऑफ गुड है, सप्लाई नेसेसिटी है जैकेट। पहली चीज, पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी चीज, क्या सुल्तान माइनर है? उसने क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया सुल्तान माइनर है, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन, रीजनेबल प्राइस रिकवर की जाएगी। अच्छा, यहां पे दो प्राइसेस हैं, 2000 और 1500। मार्केट प्राइस 1500 है, एग्री 2000 हुआ, रीजनेबल प्राइस क्या होगी?
1500। इसका मतलब है सुल्तान से पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं, लेकिन 2000 नहीं बल्कि 1500 जो कि रीजनेबल प्राइस है। तो ये केस स्टडी डिपेंड कर रही थी नेसेसिटीज सप्लाई टू माइनर। सेकंड की तरफ चलते हैं। रूही हु पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड इज नाउ डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सोलत। रूही ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया सोलत का, हालांकि सोलत ने उसे नहीं कहा था, और अब वो सोलत से पेमेंट डिमांड करे। अब ये कौन सा केस है कुदाई कॉन्ट्रैक्ट में? सोचिए, ये वो केस है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इसमें हम लिखेंगे अगर तो रूही इंटरेस्टेड पर्सन है तो उसने जो बिल पे किया बिल्कुल रिकवर करवा सकती है। कंडीशंस क्या थी? लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए सोलत की, तो जाहिर है बिजली का बिल पे करना लीगल ऑब्लिगेशन है। और यहां पे अगर रूही इंटरेस्टेड पार्टी थी, यानी बिल अगर ना पे करते तो रूही भी इफेक्ट होती किसी ना किसी तरीके से, तो उस सूरत में रूही बिल्कुल क्लेम कर सकती है सोलत से पेमेंट। थर्ड, समी एक कुली picked up the goods purchased by Nadia from the supermarket and took them to her car. Nadia did not object to it. Sami demanded service charges from Nadia. अच्छा, ये कौन सा केस है? ये केस है नॉन ग्रेचुअस एक्ट वाला, कि अगर एक पर्सन कोई लॉफुली दूसरे पर्सन को गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसका इरादा नॉन ग्रेचुअस, तो वो उससे अमाउंट रिकवर करवा सकता है। अब यहां पे मुझे बताइए, क्या कुली जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये ग्रेचुअस होती है? अल्लाह वास्ते सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका इरादा होता है कि इसके अगेंस्ट में प्राइस वसूल करनी है? बिल्कुल, ये नॉन ग्रेचुअस है। और फिर इसके बाद क्या लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है? बिल्कुल लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। और क्या नादिया ने इन सर्विसेज को एंजॉय किया? बिल्कुल, उसने पूरे तरीके से सर्विस लिया। तो अब नादिया ने चाहे नहीं भी कहा, लेकिन चूंकि नॉन ग्रेचुअस एक्ट है, लॉ कहता है कि दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अब नादिया को अमाउंट पे करना पड़ेगी, ये कंडीशन पूरी होने की वजह से। ये थी हमारी टेस्ट 1 की डिस्कशन। टेस्ट 1 के यहां पे क्लोज करते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट 2 की तरफ। जी, अब चलते हैं टेस्ट 4 की तरफ। पहले हमने टेस्ट 3 डिस्कस कर लिया, अब टेस्ट 4 की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, Under the provisions of Contract Act 1872, list the various ways in which a contract may be discharged. Briefly describe the different situations whereby a contract is discharged by mutual agreement. ये बेसिकली दो क्वेश्चन लग रहे हैं, एक में लिस्ट था लेकिन देर आर, लिस्ट की बजाय था यहाँ पे देर आर वेरियस वेज इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ब्रीफली डिस्क्राइब, यहाँ पे लिस्ट ही होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे है देर आर वेरियस वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, यानी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। रिक्वायरमेंट यहां से ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट सिचुएशंस वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपने बताना है कौन सी सिचुएशन है जिनमें म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की सिचुएशन हमने पढ़ी थी, कौन सी? पहला, नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज मिलकर आपस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। फिर अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया जाए बल्कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही मॉडिफिकेशन की जाए, वो अल्ट्रेशन कहलाता है। फिर रिसियन, रिसियन का मतलब यह है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या अल्ट्रेशन किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए, यानी दोनों पार्टीज मिलकर एग्री करें कि अब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, ये रिसियन है। फिर रिमिशन, रिमिशन का मतलब क्या है? रिमिट करना मींस छोड़ देना कुछ अमाउंट, जैसे फर्ज कीजिए जितना प्रॉमिस परफॉर्म करना था उससे कम एक्सेप्ट कर लेना। अगर एक बंदे ने 10 लाख रुपए अदा करने थे, मुझे कहते चलो 10 लाख देने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, 8 लाख दे दो, हम 8 लाख को फुल सेटलमेंट समझ लेंगे, ये है रिमिशन। लेकिन अगर उसे 10 लाख का 10 लाख छोड़ दें तो ये फिर वेवर बन जाता है। और लास्ट है प्रोमिसेस निग्लेक्ट और रिफ्यूजल, यानी अगर प्रोमिस रिफ्यूज कर दे कि वो कुछ अलाउ करने से, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने से, तो फिर उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ये सिचुएशंस हैं हमारी जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है हमारी केस स्टडीज। क्वेश्चन 2, केस स्टडी को जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए एग्री टू सप्लाई मशीनरी टू बी एट ए स्पेसिफाइड डेट। एग्री हो गया कि 20 तारीख को मशीनरी सप्लाई की जाएगी, लेकिन बी ने फिर क्या किया? बी इन्फॉर्म्ड ए दैट इफ द डिलीवरी इज डिलेड ही वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट विद सी। बी ने बता दिया एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर डिले हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरा परफॉर्म नहीं हो सकेगा। ये आपको याद है ये किस तरह के डैमेजेस के लिए नेसेसरी कंडीशन थी इन्फॉर्म करना? स्पेशल डैमेजेस के लिए। It was agreed that A would pay rupees 500,000 per month as compensation in case of delay beyond the agreed date. एग्री ये हुआ कि 500,000 पर मंथ पे किया जाएगा अगर डिले ज्यादा हो, एग्रीड डेट से ज्यादा होता है। मशीनरी वाज सप्लाइड 5 months आफ्टर द एग्रीड डेट ड्यू टू विच बी लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट विद सी विच कुड हैव अर्न्ड हिम ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 million। अच्छा, अब यहां पे जो बी ने बताया था कि भाई मेरा सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और ये 2 million उसको लॉस हुआ। अब ये स्पेशल डैमेजेस है। पहले बताइए क्या ये क्लेम हो सकता है? इसका जवाब है यस, क्लेम हो सकता है क्योंकि स्पेशल डैमेज है और एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर दिया गया था। फिर इसके बाद कह रहा है एज रिजल्ट ऑफ द डिले बी वाज आल्सो कंपेल्ड टू पे रुपीज 1.5 million टू अनदर पार्टी दैट इज सनी एंटरप्राइजेस एज कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और पार्टी है सनी एंटरप्राइजेस, इसको भी 1.5 million डैमेजेस पे करना पड़े। क्या ये क्लेम किए जाएंगे? नहीं, ये क्लेम नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये स्पेशल डैमेज है और सनी एंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया था, इसीलिए ये डैमेजेस पे नहीं किए जाएंगे। बी क्लेम डैमेजेस रुपीज 3.5 million फ्रॉम ए बीइंग द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय हिम।
कह रहा बताइए अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच ए वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टू बी गिविंग एप्रोप्रिएट रीजन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। 2 मिलियन पे होगा, स्पेशल डैमेजेस है, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया था, 1.5 मिलियन कम्युनिकेट नहीं किया था, ये पे नहीं होगा। लेकिन प्लस याद रखें ऑर्डिनरी डैमेजेस भी तो पे होंगे। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किए हुए हैं 5 लाख पर मंथ, और डिले कितना हुआ, कितने महीनों से डिले हुआ, ये हुआ 5 मंथ से डिले हुआ, 5 मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ स्टेटेड अमाउंट जो थी उनकी 25 लाख, ये भी क्लेम की जा सकती है। लेकिन याद रखें इसमें पॉइंट ये है कि ये स्टेटेड अमाउंट है ना, पेनल्टी की नेचर है, कोर्ट इसमें रीजनेबल अमाउंट अलाउ करेगा। टोटल 25 लाख हो सकता है कोर्ट अलाउ ना करे, यानी 25 लाख की रीजनेबल अमाउंट, 2 लाख अलाउ होगा, 1.5 मिलियन अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें भी कैलकुलेशन करना है। ये टेस्ट डैमेजेस की कैलकुलेशन के कंसेप्ट के लिए अच्छा टेस्ट था, इसको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है, खुद से भी रिटन फॉर्म में। क्वेश्चन 3, बी एग्री टू परफॉर्म सम स्पेशल वर्क एट सीज प्रेमिसेस बिटवीन नवंबर 16 to 30 2005 इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड विद ए टू परचेज ए मशीन फॉर ₹1 मिलियन टू बी डिलीवर्ड बाय नवंबर 15 2005। सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बी ने क्या किया, ए के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मुझे मशीनरी लाके दो ताकि मैं सी की प्रेमिसेस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकूं। ए फेल्ड टू डिलीवर द मशीन ऑन टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली बी फेल्ड टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद सी एंड वाज दस कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹250,000 फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे रुक के मुझे बताइए 250,000 ये स्पेशल डैमेज है, ये खास किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की वजह से हुआ, क्या ये अलाउ होगा, नहीं अलाउ होगा। क्यों, क्योंकि बी ने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए को नहीं बताया था कि मेरा सी के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसको पे नुकसान हो जाएगा अगर आपने टाइमली डिलीवर नहीं की। आपको दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या उसने क्वेश्चन में कहीं कहा है कि बी ने ए को बताया कि अगर आपने टाइमली गुड सप्लाई नहीं की तो सी को कंपनसेशन मुझे पे करना पड़ेगी, कोई लॉस होगा, नहीं। तो इसका मतलब है स्पेशल डैमेजेस में चूंकि पार्टीज को नहीं पता था इसलिए ये डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे। फिर 250,000 फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली बी परचेज द मशीन फ्रॉम डी एट ₹1.2 मिलियन। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, ये चाहे एग्री हुए हो या ना एग्री हुए हो ये अलाउ किए जाते हैं। और इसमें कितना देखिए, ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, यानी 1 मिलियन और 1.2 मिलियन दोनों 12 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना है, 2 लाख का। तो 2 लाख यहां पे किया जाएगा डैमेजेस के तौर पर। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऑर्डिनरी डैमेजेस जो कि नेचुरल या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है, स्पेशल डैमेजेस जो नॉट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ होता है। वेदर बी कैन रिकवर ऑर्डिनरी या स्पेशल डैमेजेस फ्रॉम ए, स्पेशल डैमेजेस अलाउ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसने कम्युनिकेट नहीं किया था टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और अमाउंट क्या होगी, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, यानी 2 लाख। ये है हमारा क्वेश्चन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। कह रहा है आरिफ एग्री टू सेल बाकर हिज हाउस फॉर ₹105 मिलियन प्रोवाइडेड दैट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी विल पे ₹10 मिलियन एज डैमेजेस टू द अदर। अच्छा आप देखें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही जब अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाए, बताइए वो क्या होता है, लॉ उसे कहता है ये पेनल्टी है। तो ये बेसिकली जो 5 मिलियन है ये पेनल्टी, ये सॉरी 10 मिलियन जो उन्होंने डैमेजेस के तौर पे मेंशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये पेनल्टी क्लास है। और कोर्ट क्या करता है, क्या कोर्ट पेनल्टी क्लास की पेमेंट करवाता है, नहीं, बल्कि कोर्ट रीजनेबल अमाउंट अलाउ करता है। बाकर ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट एंड आरिफ सोल्ड द हाउस फॉर ₹104 मिलियन। अच्छा आरिफ ने 104 मिलियन का घर बेच दिया, यानी उसे जो एक्चुअली लॉस हुआ वो हुआ 1 मिलियन एंड फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बाकर क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ ₹10 मिलियन। कमेंट वेदर आरिफ विल सक्सीड इन हिज केस, नहीं, ये पेनल्टी क्लास है, इसमें कोर्ट 10 मिलियन पे नहीं करेगी, लेकिन क्या पे करेगी, रीजनेबल अमाउंट। अच्छा रीजनेबल अमाउंट अब इस केस में क्या लग रही है, 1 मिलियन। 1 मिलियन बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट है, एक्चुअल लॉस है जो हुआ है, यानी 105 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ था और बाद में 104 मिलियन में बेचना पड़ा, 1 मिलियन जो है रीजनेबल। लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो इसको मजीद भी कोई डैमेजेस अलाउ कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसको किसी दूसरी जगह घर सेल करने में किसी दूसरे एजेंट को हायर करना पड़ा, उसको एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ा, वगैरह वगैरह। अब फिलहाल अगर क्वेश्चन के फैक्ट की तक रहे तो 1 मिलियन के डैमेजेस इसको अलाउ किए जाएंगे। लेकिन प्लस आपने ये लिख देना सोल्यूशन में, प्लस अगर अदर एक्सपेंसेस भी इनकर किए हैं इस पार्टी ने तो वो भी अलाउ होंगे अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 मिलियन, जो कि अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट की गई थी। आगे चलते हैं, लास्ट में हमारे एमसीक्यूज हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू, सी रिफ्यूज टू सेल सर्टेन गुड्स टू डी एट द प्रीवियसली एग्रीड प्राइस ऑफ ₹240,000। डी सूड सी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सी ने चीजें सप्लाई नहीं की, डी ने उसके खिलाफ केस फाइल किया। इफ आइडेंटिकल गुड्स आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट एट प्राइस ऑफ ₹220,000 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर चीजें 220,000 में अवेलेबल हैं, अच्छा आप जरा सोचें, एग्रीमेंट हुआ 240,000 का और मार्केट में चीजें 220,000 की अवेलेबल है, इसका मतलब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डी को नुकसान नहीं हुआ। तो यहां तो इसे कोई भी डैमेजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे, या नॉमिनल डैमेजेस बराए नाम कुछ थोड़े से डैमेजेस अलाउ कर दिए जाएंगे।
ए में कह रहा है डी इज इंटाइटल्ड टू एन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फोर्सिंग सी टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाजमी नहीं होती, मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, आप मार्केट से चीजें खरीद लें, जरूर आपने लाजमी सी से खरीदनी है। ए ऑप्शन करेक्ट। बी डी इज इंटाइटल्ड टू डैमेजेस ऑफ रुपीज 20,000। नहीं, 20,000 क्यों, डी को नुकसान ही नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा आपने सोचना है कि डी पहले 240 में खरीद रहा था, अब 220 में उसको चीज मिल रही है, डी तो 20,000 के फायदे में, नुकसान थोड़े हुआ उसको। सी डी इज इंटाइटल्ड टू नॉमिनल डैमेज ओनली। हाँ, ये भी हो सकती है, और डी इज नॉट इंटाइटल्ड टू डैमेजेस। ये दोनों एक्सेप्टेबल ऑप्शंस हैं, दोनों। टेक्निकली सी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें डी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां तो से डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे, या होंगे तो नॉमिनल डैमेजेस बराए नाम, चंद एक थोड़े से सिर्फ। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एमसीक्यू, सेकंड में क्या कह रहा है जी, कह रहा है परवेज कॉन्ट्रैक्टेड विद दिलदार ए कॉमेडियन फॉर परफॉर्मेंस इन ए लाइव शो एंड पेड रुपीज 200,000 इन एडवांस। दिलदार को 2 लाख एडवांस पे कर दिया। बिफोर द शो दिलदार हैड एन एक्सीडेंट एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड। दिलदार का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल। अब देखिए, इसमें अगर दिलदार अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता, इसमें दिलदार का कसूर नहीं है, इसलिए कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था और वो अपनी नहीं किसी और रीजन की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सका, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इंपॉसिबल हो गया। इसको हमने नाम दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। He could not appear in the show due to which Parvez suffered a loss of rupees 500,000. दिलदार is liable to pay rupees 2,000। यहां पे मेरे दिलदार डैमेजेस पे नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी की वजह से डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, डैमेजेस पे नहीं करेगा। लेकिन जो उसने एडवांस पकड़ा था वो तो उसे अदा करना पड़ेगा। तो उसमें दिलदार ने कितने पैसे पे करने परवेज को? 2 लाख। ठीक है, 5 लाख जो लॉस है वो पे नहीं करना, 7 लाख लॉस और एडवांस दोनों की पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ एडवांस की पेमेंट होगी। नथिंग एज हिज एब्सेंस वाज नॉट विलफुल। नहीं, नथिंग नहीं, डैमेजेस पे नहीं करेगा क्योंकि एब्सेंट विलफुल नहीं थे, लेकिन जो एडवांस पकड़ा था वो तो उसे परफॉर्म वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने सर्विस परफॉर्म नहीं की। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, अब्दुल माजिद कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई ए स्पेशलाइज्ड मशीन एट सुल्तान फैक्ट्री इन लाहौर। Sultan informed him that if the machine does not reach his factory on time, he will incur an average loss of rupees 20,000 per day. अब उसने बता दिया कि मुझे नुकसान 20,000 पर डे होगा। अब्दुल माजिद डिलीवर्ड द मशीन अ वीक आफ्टर द एग्री टाइम ओइंग टू हिज अदर कमिटमेंट्स। अब इसका मतलब है 7 दिन, एक वीक का मतलब 7 दिन डिले हुआ, तो 7 दूनी 14, 1,40,000 अब अमाउंट बनती है उसकी लॉस की। ड्यू टू दिस डे सुल्तान लॉस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कुड हैव जनरेटेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 250,000। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिससे 250,000 का प्रॉफिट आ सकता, लेकिन याद रखे ये 250,000 क्लेम नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल डैमेजेस है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, एट टाइम ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये कम्युनिकेट नहीं किया गया था। जो अमाउंट कम्युनिकेट की गई थी सिर्फ वही क्लेम हो सकती है, 20,000 पर डे। ठीक है, कह रहा सुल्तान इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम अब्दुल माजिद कंपनसेशन। कितनी कंपनसेशन? 250,000 नहीं, ये स्पेशल डैमेजेस ये लाउ नहीं हो सकते। 140,000 हाँ जी, ये ऑर्डिनरी ये लाउ हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये 140,000 कैसे है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। 390,000 भी गलत। एनी अदर अमाउंट विच द कोर्ट में फिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 390,000। नहीं नहीं, ये जो 250,000 है ये तो क्लेम हो ही नहीं सकता, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया था जी। अब हमारा फोर्थ एमसीक्यू, Peter sold 40 cartons of mangoes to Rahil for rupees 30,000. Rahil took delivery of 15 cartons and requested Peter to hold remaining 25 cartons, which Rahil agreed to collect soon. अच्छा, अब देखें, पीटर ने सप्लाई दे दी, अब राहील ने कुछ सप्लाई उठा ली और बाकी कहा अपने पास रखो। इसका मतलब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताइए ट्रू ओनर कौन है चीजों का, पीटर है या राहील है? ये चीजें किसकी हैं? ये चीजें राहील की हैं, और राहील के बिहाफ पे पीटर अपने पास होल्ड कर रहा है। Owing to weather conditions without any negligence on the part of Peter। अब पीटर के पास बतौर मानव ये चीजें पड़ी हैं और पीटर का कोई कसूर नहीं है, वेदर कंडीशन की वजह से क्वालिटी ऑफ मैंगो डिटेरियोरेटेड, मैंगोस की क्वालिटी खराब हो गई। राहील रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड पे देयर प्राइस। राहील ने कहा भाई अब तो मैंगो खराब हो गए हैं, मैं तो नहीं लूंगा ये, अब रिफ्यूज कर दिया। इज राहील जस्टिफाइड एंड शुड द लॉस ऑफ 25 कार्टन बी बोर्न बाय पीटर? क्या राहील जस्टिफाइड है? राहील जस्टिफाइड नहीं है। क्यों जस्टिफाइड नहीं है? इसलिए कि पीटर ने तो उसको सारी की सारी सप्लाई ऑफर कर दी थी, अब वो खुद ही उठा के नहीं लेके गया, तो इसका मतलब है इसका ट्रू ओनर इस वक्त राहील है, पीटर नहीं है। ये नुकसान राहील को हुआ, पीटर के इसमें कोई नुकसान है ना, इसकी कोई नेग्लिजेंस है। तो क्या राहील जस्टिफाइड है? नो। हाँ, राहील जस्टिफाइड नहीं है, बट राहील कैन सू फॉर डैमेजेस के लिए सू भी नहीं कर सकता। यस यस, तो टोटली रूल आउट ना, हमने डिस्कस कर दिया कि पीटर का कोई कसूर नहीं, राहील का कसूर है। राहील जस्टिफाइड नहीं बिकॉज एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट दोज वर स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट। बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेटमेंट थी, अब राहील ने अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी अपनी गलती है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू हमारा टेस्ट नंबर 4 का। 29 फरवरी 2021 बिलाल एज ओनर ऑफ ब्लडस्टोन शुगर मिल्स entered into a contract with Amber Bakers to supply 100,000 kilograms of sugar on 5 मार्च 2021 at ₹70 per kg। दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट हो गया, 1000 kg शुगर सप्लाई करनी है 70 के हिसाब से। ऑन 3 मार्च यानी 5 मार्च से पहले
कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डेट आने से पहले गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन डायरेक्टिंग शुगर मिल्स टू सेल ऑल देयर आउटपुट टू द गवर्नमेंट एट फिक्स्ड रेट ऑफ ₹75 पर केजी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि शुगर मिल जितनी भी शुगर होगी वो किसी और को नहीं बल्कि सारी की सारी गवर्नमेंट को सेल करेगी 75 केजी। अब मुझे बताइए ये कौन सा, ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसका मतलब है जो इससे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों पार्टीज का, बिलाल का और अंबर बेकर्स का, ये एग्रीमेंट वॉइड हो चुका है, खत्म हो चुका है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। ऑन द प्रॉमिस डेट ऑफ डिलीवरी बिलाल रिफ्यूज टू ऑनर द एग्रीमेंट, जाहिर है करना ही था उसने। कैन अंबर बेकर्स रिकवर डैमेजेस फ्रॉम बीएसएम, नहीं रिकवर किया जा सकता क्योंकि सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। यस तो टोटली रूल आउट। नो, अब नो में से हमने सेलेक्ट करना है कि किसकी वैलिड, डिसीजन दोनों में ठीक है लेकिन बेसिस ऑफ डिसीजन किस में ठीक है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्या अंबर बेकर डैमेज रिकवर कर सकते, नहीं, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वाइड ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। डी में क्या कह रहे हैं, नो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वाइडेबल ऑन द डेट ऑफ, नहीं, डेट ऑफ नोटिफिकेशन में वाइडेबल नहीं हुआ बल्कि वाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ ही हमारे ये टेस्ट की डिस्कशन भी क्लोज हो गई। अच्छा आप ध्यान में रखिए कि हमने ओरिजिनली प्लान किया था टेस्ट 5 की डिस्कशन भी करेंगे लेकिन अब टाइम जो है वो कम है हमारे पास, तो आज के लेक्चर में हम टेस्ट 5 की डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। ये डिस्कशन मैं आपको अलहदा से रिकॉर्ड करवा के आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी सिर्फ हमारा यूं समझ लीजिए कि टेस्ट 5 जो है वो आज के लेक्चर में भी रहता है, पेंडिंग है, जो आपको अलहदा से 1-2 दिन में, इसी वीक में इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज का ये लेक्चर टेस्ट 3 और 4 की डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज।